तो एवरीबॉडी वेलकम टू एन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेट 3 है, जिसमें 15 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली आरआरबी एनटीपीसी या आरआरसी में पूछा गया क्वेश्चंस है। और यहाँ से कॉमन क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का होने वाला है उसमें आपको कॉमन क्वेश्चंस मिलने का शॉर्ट गारंटी है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर और 27 नवंबर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इंडिया में मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था और उसी दिन को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे का है या फिर एडॉप्शन डे का है, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन डे, दोनों का आंसर 26 नवंबर ही होगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ एनी डिस्प्यूट डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन किस सब्जेक्ट में है, किसके रिगार्डिंग है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ एनी डिस्प्यूट और डिसीजन किसके रिगार्डिंग है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ए लेजिस्लेटिव एक्ट। ऑप्शन सी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या एक से ज़्यादा स्टेट में अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट करता है वो आता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में। जैसे सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा फंक्शन होता है, जैसे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, एपिलेटेड जुरिसडिक्शन है, रिट जुरिसडिक्शन है। तो इन सारे जुरिसडिक्शन में जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है वो दो मैटर पे आता है। एक होता है एनी सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। सेंटर और स्टेट के बीच में अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक या एक से ज़्यादा स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट अगर सेंटर के साथ हो जाता है, तो ये जुरिसडिक्शन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंडर में आता है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा एक और आता है, अगर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन दो मैटर पे होता है, एनी सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट एंड सेकेंडली इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आरआरबी 2013 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ईयर वाज जन गण मन एडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम। जन गण मन एज नेशनल एंथम कौन से साल में एडॉप्ट किया गया था? 1948, 1949, 1950 या 1951? तो जन गण मन एडॉप्ट किया गया था 1950 को। अगर डेट पूछ दिया जाए तो डेट याद रखिएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन नेशनल एंथम एडॉप्ट किया गया था। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिए। हम लोग जानते हैं जन गण मन कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर इसे बंगाली वर्जन में कंपोज किए थे, लेकिन इसका हिंदी वर्जन जन गण मन इसे एडॉप्ट किया गया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिए। जन गण मन फर्स्ट 1911 में 27 दिसंबर 1911 एट कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कलकत्ता सेशन 1911 में हुआ था, 27 दिसंबर 1911 में, उसमें जन गण मन फर्स्ट टाइम गाया गया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखिए। एक पॉइंट यहाँ से और याद रखिएगा, जन गण मन का प्लेइंग टाइम अप्रॉक्स 52 सेकेंड है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखा गया है कि जन गण मन गाना मतलब नेशनल एंथम गाने का जन गण मन का अप्रॉक्स प्लेइंग टाइम कितना है? तो इसे भी याद रखिए, 52 सेकेंड अप्रॉक्स प्लेइंग टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड विथ द। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेजिस्लेटिव पावर, दैट मीन्स कानून बनाने का पावर, कहाँ पे वेस्टेड है या किसे दिया गया है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर पार्लियामेंट? ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड विद द पार्लियामेंट।
ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट इज इंसिडेंट इन आर्टिकल। राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, नौकरी पाने का अधिकार, सामान्य अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर में मेंशन है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। तो राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 16। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 17 को भी याद रखिए। आर्टिकल 17 में मेंशन है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छूत छात को ख़त्म करना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 19 में है 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स, ठीक है, 6 राइट टू फंडामेंटल फ्रीडम्स इज मेंशन अंडर आर्टिकल 19। एंड आर्टिकल 15 में है एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। ठीक है, एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव खत्म करना, आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में है इक्वल अपॉर्चुनिटी द गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम लोग का आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आर्टिकल 16। ये क्वेश्चन आरआरबी 2013 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। तो हम लोग को यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लोकसभा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। ये आरआरसी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द। राज्यसभा के मेंबर किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द, ऑप्शन देख लेते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, पीपल, या फिर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उसके जो मेंबर होते हैं दैट मीन्स एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, विशेषता नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी फीचर्स है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जुडिशरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये आरआरबी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है? 4 साल, 5 साल या 6 साल, या फिर नन ऑफ दिस। तो स्टेट की गवर्नर का टर्म ऑफ ऑफिस होता है 5 ईयर्स। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 ईयर्स। ये आरआरबी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू द सिटीजन्स हैव राइट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। कैंडिडेट्स के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का इन्फॉर्मेशन जानने का राइट सिटीजन्स को अकॉर्डिंग टू कौन से आर्टिकल है? इंडियन सिटीजन को किसी भी कैंडिडेट का एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार कौन सा आर्टिकल हमें देता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 30 क्लोज ए, आर्टिकल 19 क्लोज ए, या फिर आर्टिकल 14। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 19 क्लोज ए। ये क्वेश्चन आरआरसी 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट टाइम कब अमेंड किया गया? ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट टाइम कब अमेंड किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, 1949, 1951, 1952 एंड 1953। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट अमेंड किया गया था 1951 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था। एंड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 9th शेड्यूल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था।
एंड 9th शेड्यूल में क्या है, एक्ट्स एंड रेगुलेशन, एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो 9th शेड्यूल एक्ट्स एंड रेगुलेशन, इट वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इन 1951, ठीक है। एंड 9th शेड्यूल डील करता है लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सिस्टम एक्सेट्रा वगैरह से जो एक्ट्स एंड रेगुलेशन है, एक्ट्स एंड रेगुलेशन में उन सब के बारे में मेंशन है, जमींदारी सिस्टम, लैंड रिफॉर्म और वगैरह के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम कब अमेंड किया गया था, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन बी 1951। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन आर्म फोर्स का कमांडर इन चीफ कौन होते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। आर्म फोर्स के कमांडर इन चीफ इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ओथ ऑफ ऑफिस कौन करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ओथ ऑफ ऑफिस या शपथ ग्रहण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने होता है। ये क्वेश्चन आरआरसी 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत बार बार रिपीट किया जाता है आरआरबी के एग्ज़ाम में, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। लोकसभा के पहले स्पीकर थे गणेश मावलंकर, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जी मावलंकर या गणेश मावलंकर। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 किस चीज़ से डील करता है, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर डीपीएसपी भी कह सकते हैं। और ये डीपीएसपी मेंशन है अंडर आर्टिकल 36 to 51, 36 से 51 के बीच में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन है अंडर पार्ट 4। अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा नोट डाउन करके रख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में मेंशन है अंडर आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35 पार्ट 3 में। सिटीजनशिप पार्ट 2 में मेंशन है अंडर आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जैसे बता दिए पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A अंडर आर्टिकल 51A, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी याद रखिए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही तक। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में जरूर इसे शेयर करें, क्योंकि जानते ही ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अपकमिंग एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का होने वाला है। तो इसलिए पूरे क्वेश्चंस को याद रखिएगा और यहाँ से कॉमन क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।